अ वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत करता हूं तुम सभी मेरे प्यारे बच्चों का उड़ान 2021 में अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और तुम सभी को साधुवाद है, तुम सभी को शुभकामनाएं हैं। भारत में जो भी सनातनी परंपरा के मानने वाले अनुयायी हैं, उनके लिए दीपावली का जो पर्व है नई खुशियों को लेकर आता है, नई उम्मीदों को लेकर आता है, नए हर्ष को लेकर आता है, नई चेतना को लेकर आता है। एक अलग प्रेरणादायी माहौल होता है, सभी ओर प्रकाश होता है, और उस प्रकाश पुंज में हम अपने परिवार के साथ, अपने दोस्त मित्रों के साथ, अपने आस पड़ोसियों के साथ बड़ी खुशियों के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। तो निश्चित रूप से मेरे लिए भी ये त्यौहार उतना ही पवित्र है, और तुम सभी को मैं हृदय की अपनी पवित्र भावनाओं से बारंबार साधुवाद देता हूं, बारंबार शुभकामनाएं देता हूं कि हे गणपति, हे मां लक्ष्मी, मेरे सभी बच्चों के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं, और मेरे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, जो त्याग कर रहे हैं, उन बच्चों को जल्दी जल्दी रिजल्ट मिले, और वह सभी बच्चे भारतीय स्तर पर एक न्यायिक सेवक के रूप में, एक ब्यूरोक्रेट के रूप में, सिविल सेवक के रूप में अपनी पहचान को, अपने व्यक्तित्व को स्थापित कर सकें, अपने माता पिता के नाम को रोशन कर सकें। आज का सेशन थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज मैं लाइव चैट के लिए अवेलेबल नहीं रहूंगा, क्योंकि आज दीपावली है, और दीपावली में उस संकल्प को हमें और मजबूत करना है, कमजोर नहीं करना है, जिस संकल्प की पुनरावृत्ति 11 अक्टूबर को हुई थी। क्यों? 11 अक्टूबर 2020 को हमने अनअकैडमी के मैनेजमेंट ने, अनअकैडमी के देश के बेहतरीन एजुकेटर्स ने एक संकल्प लिया था। क्या था वो संकल्प? वो संकल्प था तुम्हारी तैयारियों को, तुम्हारी सफलता को, तुम्हारे संकल्प को, तुम्हारी रणनीति को, तुम्हारे विषय को हम एक नई उड़ान देंगे। तो चाहे वो पर्व दीपावली जैसा पवित्र क्यों ना हो, या दूसरे कोई विषय क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए। इसने अनअकैडमी के मैनेजमेंट ने यह डिसाइड किया कि जो टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, जो मेंटर हैं, जो कोच हैं, तुम्हारे गुरु हैं, अभिभावक हैं, उनके रिकॉर्डेड वीडियोस जाएंगे। तो आज जिस टॉपिक को, जिस विषय को मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में लेकर आया हूं, उसे बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें कोई डाउट रहेगा, एपी सर तो है ही है भाई। एपी सर क्यों तुम्हारे लिए अवेलेबल है अनअकैडमी पर? इसीलिए कि तुम्हारे मन में जितने भी विषय हैं, जितने भी डाउट्स हैं, संशय हैं पॉलिटी को लेकर, उसे दूर कर सके। तो आज जिस टॉपिक की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, अपनी स्क्रीन पर देखो, संघ और राज्यों के बीच संबंध। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जितने 100 से 150 बच्चे लगातार मेरे टेस्ट में बने हुए हैं, उन्हें पता है आज 12 नवंबर 2020 को मैंने तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन से, मैंने यूपीएससी से, मैंने तमाम जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन से, सेंटर स्टेट रिलेशन के तमाम क्वेश्चंस पर उनकी एक पॉजिटिव, और जिसे मैं कहता हूं बहुत ही एनरिच प्रैक्टिस करवाई। वो विषय था प्रीलिम्स का, लेकिन मेरा संकल्प था कि प्रीलिम्स के साथ मेंस की भी तैयारी होनी चाहिए। तो आज दीपावली के शुभ दिन पर एक शुभ विषय के साथ, शुभ विषय है, संविधान है, सुप्रीम लॉ है, एक शुभ टॉपिक, एक अत्यंत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसने भारत की शासन व्यवस्था को एक आधारभूत स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, द बेसिक स्ट्रक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसकी वजह से आज भारत का संविधान संघात्मक है, जिस विषय की वजह से आज भारत का संविधान दुनिया के तमाम सफलतम संविधानों में से टॉप का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो चलो चलते हैं इस टॉपिक की ओर। संघ और राज्यों के बीच का जो संबंध है, जो विधायी संबंध है, और जो अनुच्छेद 245 से 293 में दिया हुआ है। देखो मेरी बात समझो, मैं भारत के लिए जब बात करता हूं, या भारत की शासन व्यवस्था के लिए बात करता हूं, तो तुम्हें पता है मैं भारत के लिए कहता हूं कि भारत एक संघात्मक व्यवस्था है। ठीक है साहब। और मैंने कहा जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने इस देश के लिए एक सपने का निर्माण किया, एक व्यवस्था का निर्माण किया, ड्राफ्टिंग कमेटी के उनमें से जो चेयरमैन थे, उनका नाम था, आप सभी को पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अगर विचारों का आप अध्ययन करेंगे, वॉल्यूम 7 और वॉल्यूम 11 संभवतः कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स,
में डॉक्टर बी आर अंबेडकर कहते हैं कि यद्यपि भारत के संविधान में ऐसे तमाम उपबंधों का समायोजन है जिससे यह प्रतीत होता है कि भारत का संविधान केंद्र को ज्यादा शक्तियां देता है या केंद्र सरकार को ज्यादा ताकतवर बनाता है, लेकिन उन उपबंधों के रहने के बावजूद भारत का संविधान संघात्मक है। ये बी आर अंबेडकर के शब्द थे, हु बहू। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा, येट there are so many provisions which makes the position of the central government powerful, but in spite of those provisions in the constitution, in spite of the incorporation of those provisions, the constitution of India is a federal constitution। और बात केवल डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब की नहीं थी, मैं तुम्हें बता चुका हूं 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े एक लैंडमार्क और हिस्टोरिक जजमेंट, भाई मैंने कहा है 1980 के दशक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल एक्टिविज्म से इस देश में नई व्यवस्था ला दी, एक नई क्रांति का सूत्रपात किया जुडिशियल एक्टिविज्म से। तो 1994 में बेटा सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में रामास्वामी साहब ने क्या कहा, मैंने इसकी चर्चा पहले भी तुम लोगों से की है। रामास्वामी ने कहा कि भारत का संविधान संघात्मक है, और मैंने कहा कि बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 141 वी डू नॉट हैव एनी अदर रिकोर्स। क्या करोगे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो मानो भारत का संविधान संघात्मक है। और मैंने बड़ी कंस्ट्रक्टिव क्लास ली है, सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ मैंने इस बात को साबित किया कि क्यों भारत का संविधान संघात्मक है। यह एक विषय है जिस पर हमारी एक बड़ी रचनात्मक चर्चा हो चुकी है। अब दूसरा विषय क्या है बच्चों? दूसरा विषय यह है कि जब मैं भारत के संविधान को संघात्मक बोलता हूं तो सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? चलो इंट्रोडक्शन में तुम्हें समझाता हूं। सबसे महत्वपूर्ण विषय है बेटा जब मैंने आप लोगों को 5 इंग्रेडिएंट बताए थे संघात्मक व्यवस्था को लेकर, उसी दौरान मैंने बताया था कि जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है जो दुनिया के किसी भी संविधान को संघात्मक बनाने के लिए अति आवश्यक है, उसमें मैंने तुम्हें बताया था शक्तियों का वितरण, डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। अब इस सेपरेशन ऑफ पावर में वर्णिका तुम्हें ध्यान रखना होगा, मैं ऑफलाइन में भी तुम्हारा नाम ले रहा हूं, क्यों? गलती हुई, लेकिन तुम्हारी गलती एक प्रेरणा स्रोत है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, तमाम बच्चों के लिए। जब मैं बच्चों को बताऊंगा कि ये डिवीजन ऑफ पावर किसी कॉन्ट्रैक्ट की देन नहीं है। हमारे देश में जो छोटे छोटे राज्य हैं, और जब छोटे छोटे राज्यों ने, रजवाड़ों ने, जमींदारों ने, मतलब तमाम 565 रियासतें जो थीं, उनको लेकर जब एक संघ का निर्माण किया जिसे हम भारत का संघ कहते हैं, तो आर्टिकल 1 बेटा कहता है कि जो भारत का संघ है, भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट का क्या मतलब होता है बच्चों? जब भारत के तमाम जो छोटे छोटे राज्य थे जिन्होंने भारत के संघ का निर्माण किया, उनके पास 1950 में भी यह ताकत नहीं थी कि वह स्वयं को भारत से अलग कर सकें, ना ही 2050, ना ही 2150, ना ही 5050। आने वाले हजारों वर्षों तक, जब तक यह देश है, जब तक यह संविधान है, इस देश के राज्यों के पास यह ताकत, यह शक्ति, यह क्षमता नहीं है वह स्वयं को भारत से अलग कर सके। तो मैंने कहा वर्णिका से कि जब अगर डिवीजन ऑफ पावर में आप ये लिखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट की वजह से संभव हुआ, तो मैं कहूंगा गलत हुए, गलती कर गए। हमारे देश में डिवीजन ऑफ पावर है। डिवीजन ऑफ पावर किसके किसके बीच है बेटा? सेंटर और स्टेट के बीच। और इसी डिवीजन ऑफ पावर की वजह से हम कहते हैं भारत का संविधान संघात्मक है। तो जो डिवीजन ऑफ पावर हुआ वो केंद्र और सरकार के बीच हुआ, और मैंने कहा कि यह किसी संविदा के वजह से संभव नहीं हुआ, अपितु यह संभव हुआ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, समझ लेना, तभी आगे का लेक्चर समझ में आएगा। बिल्कुल टेक्निकल है आज का लेक्चर। तो कहने का मतलब है जब संविधान ने शक्तियों का बंटवारा कर दिया केंद्र और राज्यों के बीच, और जब मैं कहता हूं यह बंटवारा संविधान ने किया, यह बंटवारा किसी संविधान ने नहीं किया, तो इसके क्या मायने हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका लीगल इंप्लीकेशन यह हुआ बेटा कि हमारे देश के संविधान में पार्ट 11, पार्ट 12, शेड्यूल 7 अस्तित्व में आया।
तुम्हें पता है पार्ट 11 के अनुसार हम लोगों ने आज भी 12 नवंबर का जो टेस्ट हुआ बड़ा प्रोडक्टिव टेस्ट था, उसमें ये चर्चा की काशीनाथ कि पार्ट 11 में जो लेजिस्लेटिव पावर है, मैं लिख दूं यहां पे फिर से हिंदी में लिखूं, जो विधायी शक्तियां हैं, जो प्रशासनिक शक्तियां हैं, जो आर्थिक शक्तियां हैं, इन तीनों का बंटवारा भारत के संविधान के दो भाग करते हैं। टोटल भाग हैं 22, उसमें से दो केवल इस विषय को लेकर हैं कि शक्तियों का बंटवारा होगा। उसके बाद अनुसूची 7, अनुसूची 7 में हमें पता है कि हमारे पास 3 सूचियां हैं, जिन्हें हम कहते हैं केंद्रीय सूची यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। और आज ही मैंने तुम्हें बताया है 12 नवंबर को कि जो ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है बेटा, ये 246 में बताया गया है। 246 एक में यूनियन लिस्ट बताया गया है, 246 उपखंड 2 में कॉन्करेंट लिस्ट बताया गया है, 246 3 में बेटा स्टेट लिस्ट बताया गया है, 246 उपखंड 4 में रेजिड्यूरी पावर बताया गया है जो कि संसद के पास है। मेरे कहने का मतलब है जब भारत के संविधान ने इतनी स्पष्टता के साथ शक्तियों का बंटवारा किया केंद्र और राज्यों के बीच, तो इसका निहितार्थ क्या है, इसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है बेटा, हमारे देश में फेडरलिज्म स्थापित होता है, हमारे देश में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे को लेकर किसी भी तरीके का झगड़ा नहीं हो सकता। हमारे देश में सेंटर और स्टेट दोनों ही के बीच झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? कॉपरेशन होगा, सहयोग होगा, सामंजस्य होगा, जिससे हमारी देश की यूनिटी, जिससे हमारी देश का प्रोग्रेस, जिससे हमारी देश की डाइवर्सिटी की सुरक्षा होती है। भाई डाइवर्सिटी की सुरक्षा कैसे होगी? जब राज्य हैं, केंद्र हैं, अलग अलग विविधताएं हैं, वहां पर दोनों मिलकर राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे तो सुरक्षा होगी, मजबूती प्रदान होगी। और बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विषय है, इन शक्तियों के बंटवारे से हमारे देश में संविधान की भी सर्वोच्चता आती है। कैसे आती है? अरे भाई जब भी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे को लेकर कोई भी झगड़ा होगा, हम कह रहे हैं झगड़ा ना भी हो, कोई भी संशय हो, तो क्या कहा जाएगा? एक बार भाग 11 देख लेते हैं, भाग 12 देख लेते हैं, अनुसूची 7 देख लेते हैं। अभी भाग 11, भाग 12, अनुसूची 7 किसका पार्ट है? ये तो बेटा संविधान का पार्ट है ना। तो किस बात की सुप्रीमेसी हुई? सरकार की हुई? नो। किसी आदमी की हुई? नो। किसी दूसरे कानून की हुई? नो। किस बात की सर्वोच्चता स्थापित हुई? संविधान की, संविधान की, संविधान की। तो जो फेडरल प्रिंसिपल है, जो डिवीजन ऑफ पावर है, वह इस देश का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में 1973 में खुद सुप्रीम कोर्ट मानती है कि ये जो डिवीजन ऑफ पावर है सेंटर और स्टेट का, ये अति इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर है। और भारत की संसद अपनी जो कानून में संशोधन करने की शक्ति उसे अनुच्छेद 368 देता है, उसके माध्यम से इस विषय में कोई भी बदलाव नहीं कर सकती है। इतना ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एवी डाइसी साहब कहते हैं ये जिस डिवीजन ऑफ पावर और फेडरेशन की बात मैं कर रहा हूं, और जिस डिवीजन ऑफ पावर को लेकर मैं तुम्हें संबंध बताना चाह रहा हूं कि केंद्र और राज्य के बीच क्या संबंध है, शक्तियों का जो बंटवारा है उसको लेकर क्या मौलिक सिद्धांत है, उसको समझने के लिए तुम्हें समझना होगा एवी डाइसी साहब किसी भी देश के फेडरेशन के लिए क्या कहते हैं। एवी डाइसी साहब कहते हैं फेडरेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट मूल है वो है टू लिमिट द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट इन एवरी साइड। और दूसरा विषय क्या कहते हैं, पहले लिख देता हूं फिर बताता हूं। टू, हिंदी में अनुवाद करूंगा, चिंता मत करना। टू स्प्लिट अप द
स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट among coordinate and independent। अब तुम लोग ये लिख लेना, देखो डाइसी साहब को, क्योंकि डाइसी साहब को मेंशन करोगे तो निश्चित रूप से अच्छे नंबर पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब है, डाइसी साहब कहते हैं कि किसी भी फेडरेशन का मूल कारण क्या है, मूल महत्व क्या है। मूल महत्व है कि जो सरकारें हैं, जो उनकी ताकत है, उस पर आप एक लिमिटेशन पुट करिए, और वो लिमिटेशन केवल एक ब्रांच में नहीं होगी, हर विषय में होगी। जब फेडरल व्यवस्था की हम बात करते हैं तो शक्तियों के बंटवारे की बात करते हैं। शक्तियों के बंटवारे के कानून की ही और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। डाइसी साहब कहते हैं जब फेडरेशन की हम बात करते हैं तो उसका मौलिक सिद्धांत है शक्तियां केंद्रीकृत ना रहें, सेंट्रलाइज्ड ना रहें, डिसेंट्रलाइज्ड रहें। समझ में आ रही है बात? अब डिसेंट्रलाइज कैसे होगा? आपने यूनियन और स्टेट के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया। ना तो यूनियन ताकतवर है, ना तो स्टेट ताकतवर है, और दोनों के बीच ही शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है। अब दूसरी बात क्या कहते हैं डाइसी साहब? डाइसी साहब कहते हैं फेडरेशन का दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो है जो ताकत है स्टेट की, उसे आप बांट दीजिए इस सामंजस्य और इस प्रिंसिपल के साथ कि जो कोऑर्डिनेट बॉडीज हैं, जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हैं, उनके बीच सामंजस्यपूर्ण स्थिति में शक्तियों का बंटवारा हो जाए। तो ये जो दो कंपोनेंट हैं फेडरल प्रिंसिपल के, जिसकी वजह से भारत का जो संविधान है उसे हम कहते हैं ना, 70 वर्षों में भारत के संविधान दुनिया के सबसे सफलतम संविधानों में से एक है। हम कहते हैं जब भारत के प्रजातंत्र की बात होती है तो दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ी आबादी और सबसे सफलतम प्रजातंत्र। प्रजातंत्र किससे बनता है? प्रजा से बनता है। और दुनिया का सबसे प्रजातंत्र किसने दिया? भारत ने दिया, जो 200 वर्षों की गुलामी की उसके बाद भी। क्यों? क्योंकि हमारे यहां जो फेडरेशन की व्यवस्था है वो बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई केंद्र और राज्यों के बीच को लेकर। तो ये इंट्रोडक्शन मैंने तुम्हें समझाया कि किस तरह जो फेडरेशन है, जो डिवीजन ऑफ पावर है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, मतलब अलग अलग शब्द हैं, बात एक ही है। इसका मौलिक सिद्धांत क्या है और इसका मौलिक ऑब्जेक्टिव क्या है, बता दिया डाइसी साहब को। लिख लेना तुम लोग अपने एग्जामिनेशन में। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि सेपरेशन ऑफ पावर जो पार्ट 11 में दी है यूनियन एंड स्टेट के लिए, इसके पीछे फंडामेंटल कौन सा प्रिंसिपल काम करता है? तो सेपरेशन ऑफ पावर इज वन थिंग। संविधान ने कह दिया कि शक्तियों का बंटवारा होगा, लेकिन उस बंटवारे के कार्य करने का नियम क्या होगा, क्यों, यह दूसरा विषय है। और यही विषय बेटा आर्टिकल 245 और 246 में बताया गया है। और जो आज का लेक्चर है वो केवल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये जो डिवीजन ऑफ पावर के फंडामेंटल प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं, ना ना ना, ये लेक्चर हर उस विषय के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको अगर मौका मिलता है पार्ट 11 पे लिखने का, तब भी आप इस लेक्चर का यूज कर सकते हैं। आपको मौका मिलता है पार्ट 12 या शेड्यूल 7 का, तब भी आप इस लेक्चर का यूज कर सकते हैं। आपको मौका मिलता है सरकारिया कमीशन के बारे में लिखने का। सरकारिया कमीशन के बारे में पता है ना कब आया था? 1956। आपको मौका मिलता है पुंची कमीशन के बारे में लिखने का, जो 2007 में आया, तब भी यह विषय इंपॉर्टेंट है। आपको जहां भी मौका मिल गया सेंटर स्टेट रिलेशन पर लिखने का, आपके लिए टॉपिक महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आर्टिकल 356 पर चर्चा की और यूनियन और स्टेट के संबंधों को एक करंट अफेयर के अनुसार समझाया कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जो चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, और जो कोश्यारी साहब गवर्नर हैं, दोनों के बीच बड़ा विवाद हुआ सेकुलरिज्म के मुद्दे पर। वो विवाद राजनीतिक है, उसमें नहीं पड़ना। उस विवाद का सार क्या है, पिथ क्या है? वो पिथ ये था कि गवर्नर के पास पावर होती है राज्य में इमरजेंसी को इंपोज करवाने की। अगेन
आप आर्टिकल 356 की बात करिए तो सेंटर स्टेट रिलेशन है। कहने का मतलब है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल कितनी जगहों पर आपके काम आएगा, यू कैन नॉट थिंक। इसलिए इस प्रिंसिपल को बेटा, इस मौलिक सिद्धांत को बड़े ध्यान से समझना, और जो भी ना समझ में आए नोट कर लेना, मुझसे पूछ लेना। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं जीवन भर ऑफलाइन लेक्चर दूंगा। अरे ऑनलाइन आएंगे साहब दीपावली मनाकर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं देख लूं प्रॉपर रिकॉर्डिंग तो हो रही है। यस, द रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन वेरी प्रॉपर मोड। चलिए साहब, अब चलते हैं अपनी पीपीटी की ओर, और कुछ चीजें पीपीटी से समझेंगे, कुछ चीजें मैं आपको स्वयं बताऊंगा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा ध्यान से समझो। ये सारे तुम्हारे मुख्य परीक्षा के लिए नोट्स लाता हूं। अगर मुझे केवल बताना होता, समझाना होता, तो मुझे किसी पीपीटी की जरूरत नहीं है, बाय गॉड ग्रेस टच वुड। लेकिन ठीक है, बच्चों को अगर मैं मेंस का मटेरियल नहीं दूंगा तो मेरी पढ़ाई, मेरी स्ट्रेटेजी, मोडस ऑपरेंडाई अधूरी रह जाएगी। क्या फायदा था बीपी सर का? बस आए और बोल के चले जाएं। अरे कोई भाषण थोड़ी ना देना है राजनीतिक। तो संघ और राज्यों में बेटा ध्यान से समझना, जो शक्तियों का विभाजन है वो परिसंघ का एक आवश्यक लक्षण है, मैंने बता दिया। बिना सेपरेशन ऑफ पावर के हम फेडरेशन की कल्पना नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्रत्येक सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन टेरिटरीज हो, अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और सर्वोच्च होती हैं, और वह एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। यह परिसंघ का सैद्धांतिक रूप है। कहने का मतलब है, जब मैंने तुमसे यूनिटरी और फेडरल पॉलिटी में डिफरेंस बताया था, तो मैंने कहा था जहां शक्तियां एक ही सरकार, जो कि केंद्र सरकार होती है, निहित हो, वो यूनिटरी है। जहां पर राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन हो, वो यूनिटरी है। लेकिन जहां केंद्र और राज्य सरकार स्वतंत्र हो, जहां केंद्र और राज्य सरकार सर्वोच्च हो, दोनों ही सरकारें एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप ना करें, वो व्यवस्था फेडरल व्यवस्था है। यही तो लिखा मैंने। तीसरा विषय, अब भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, किंतु व्यवहार में इसका प्रयोग प्रत्येक देश अपनी विशिष्ट परिस्थिति के अनुरूप करता है। कहने का मतलब है फेडरल व्यवस्था एक विषय है, लेकिन फेडरल व्यवस्था से जुड़े अपवाद भी होते हैं। हमारे यहां है आर्टिकल 352 से 360, है कि नहीं बेटा? सॉरी, आर्टिकल 368, जो इमरजेंसी प्रोविजन है, जो संशोधन प्रक्रिया है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही ताकतवर है। भाई संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो कर सकती है। क्या स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है? बिग नो। क्या इमरजेंसी स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है? बिग नो। तो हमारे यहां भी ऐसे प्रोविजन है जो फेडरल व्यवस्था में अपवाद है। और बात हमारे यहां की नहीं है, यूएसए में भी है बेटा। मैं बता चुका हूं वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था यूएसए में, जब वहां की सरकारें पूरी तरीके से यूनिटरी के रूप में काम करने लगी थी। तो फेडरल व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था एक विषय है, संघात्मक व्यवस्था का अपवाद दूसरा विषय है। देश के अनुसार, देश की परिस्थिति के अनुसार वो तमाम अपवाद काम करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट अपने पॉइंट पर आता हूं 15 से 20 मिनट के बाद। बेटा ये जो केंद्र और राज्य हैं, इनके बीच साधारणतः 3 प्रकार के संबंध होते हैं। मैंने तुम्हें बता दिया था, फिर से एक बार बता देता हूं। विधायी, जिसे कहते हैं लेजिस्लेटिव, प्रशासनिक, जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, और तीसरा वित्तीय, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल। यही 3 साधारण संबंध होते हैं। बाकी जो भी संबंध होते हैं इनके फिर फर्दर डिवीजन होते हैं। ठीक है ना, मेरी फोटो की वजह से कट रहा होगा ये विषय। तो बेसिकली ये 3 टाइप हैं जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच रिलेशन को स्थापित करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या टॉपिक है? विधायी शक्तियों का वितरण। हमारा टॉपिक ये नहीं है प्रशासनिक शक्तियों का वितरण, हमारा टॉपिक आर्थिक शक्तियों के वितरण से भी नहीं है, विधायी शक्तियां। क्योंकि बेटा जो तीनों शक्तियां मैंने बताई, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो शक्ति होती है वो होती है लॉ मेकिंग पावर। तुम्हें पता है इस देश में, इस देश के राज्यों में कोई भी नई व्यवस्था,
कोई भी नया चेंज या कोई भी व्यवस्था का बदलाव केवल एक विषय से होता है, वो होता है कानून बनाना। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय है वो है कानून बनाना, ठीक है। अब जो भारत का संविधान है उसने विधायी शक्तियों का दो श्रेणी में विभाजन किया। लेजिस्लेटिव पावर एक कैटेगरी है, लिख दूं, लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियां कहां दिया है, पार्ट 11। पार्ट 11 में कहां दिया है, चैप्टर 1 अध्याय 1 के भाग 11 में विधायी शक्तियों को दो तरीकों से समझा जा सकता है, जहां पर दो तरीकों से राज्य और केंद्र कानून बनाते हैं। फर्स्ट सेकंड, पहला क्षेत्र से संबंधित, एरिया कह लो, टेरिटरी कह लो, ठीक है बेटा। दूसरा विषय सब्जेक्ट मैटर। ध्यान से समझना, जब भी बेटा इस देश में लॉ बनेगा, जब भी, वो केवल दो विषयों को लेकर बनेगा। पहला विषय है एरिया। हम लॉ बनाते हैं, हम कहेंगे कि ये लॉ पूरे उत्तर प्रदेश में रहेगा, या हम लॉ बनाएंगे, हम कहेंगे ये लॉ जो है ये बनारस में रहेगा, इलाहाबाद में रहेगा, चंदौली में रहेगा, ठीक है। पूरे यूपी के लिए नहीं बनाना। उसी तरह जब पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो कह देगी कि भारत के 36 स्टेट में से जो हम लॉ बना रहे हैं वो केवल 18 स्टेट में चलेगा। उदाहरण के स्वरूप, जब तक जम्मू लद्दाख वगैरह ये सब अलग नहीं हुए थे, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया ना 2019 में, उसके पहले बेटा जितने भी लॉ पार्लियामेंट बनाता था उसमें कहा जाता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, मतलब वो लॉ पूरे देश पर लागू है, बस जम्मू और कश्मीर पे लागू नहीं है। तो यह विषय आ गया एरिया से लेकर। समझ में आ रही है बात। अब चलते हैं सब्जेक्ट मैटर को लेकर। दूसरा विषय है सब्जेक्ट मैटर। मैंने तुम लोगों से पहले भी आर्टिकल 14 की एक चर्चा के दौरान कहा था, लॉ ज्यादातर किसी विषय पर बनता है, उस विषय को एड्रेस करने के लिए। जैसे कहां लिखूं, यहां लिख दूं, महिलाएं, बच्चे, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ट्राइबल, प्रिजनर, कुछ भी मान लो। मतलब हमने किसी विषय को तलाशा। हमने 2013 में इस विषय को आइडेंटिफाई किया कि महिलाओं से जुड़े जितने भी हिंसा होती हैं उसके लिए एक मजबूत कानून आना चाहिए। तो हमने विमेन की तलाश कर ली 2013 में, और हमने क्या लाया, हमने लेकर आया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, जिसमें रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, इन तमाम महिलाओं से जुड़े अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया। तो कहने का मतलब है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट केवल वीमेन से जुड़ा था। सब्जेक्ट मैटर क्या थे, वीमेन। बच्चे तो नहीं थे, एससी एसटी ओबीसी तो नहीं थे, ईडब्ल्यूएस तो नहीं थे, जंगल में रहने वाले मेरे भाई बहन तो ट्राइबल्स नहीं थे, और कैदी नहीं थे। कहने का मतलब है या तो लॉ बनेगा एरिया के ऊपर, एरिया के हिसाब से, चाहे वो पूरा देश हो, देश का कोई एक हिस्सा हो, पूरा प्रदेश हो, या प्रदेश का कोई एक हिस्सा हो। उसी तरह जब सब्जेक्ट मैटर पर कानून बनेगा तो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बनेगा। अगर आप केवल विमेन की बात कर लो, फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं आप विषय वस्तु की बात कर रहे हो जिसमें आप केवल महिलाओं की बात कर रहे हो सकता है ऐसा कानून बने जो कह दे कि 18 साल से केवल कम उम्र की बालिकाओं के लिए कानून है। अब सब्जेक्ट मैटर विमेन, उस विमेन में भी 18 साल आ गया। हो सकता है कह दे कि महिलाओं के लिए कानून है 18 साल के नीचे की महिलाएं जो पागल हैं उनके भलाई के लिए। अब लो भैया, पहला सब्जेक्ट विमेन, दूसरा सब सब्जेक्ट 18 साल, तीसरा सब सब्जेक्ट पागल। तो कहने का मतलब है कि जब भी लॉ बनेगा वो अपने टेरिटरी के हिसाब से बनेगा या सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से बनेगा। चलो इतना तुम लोग समझ गए होगे, आगे बढ़ते हैं।
अब एक पेज पीछे चलता हूं, मुझे लिखने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। अब संविधान का अनुच्छेद 245 कहता है, क्या कहता है, ध्यान से समझना, अगर बेयर एक्ट हो तो खोल लेना। सब्जेक्ट टू द subject to the laws subject to the other provision of constitution the parliament, पहले लिख देता हूं फिर समझाऊंगा, परेशान मत होना। the parliament may make laws for the whole or some part and the laws made by parliament, रुक जाओ मैं अपना एसी चालू कर लूं, and the laws made by parliament shall not be invalid on extra territorial operation। अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा उनको लगेगा अरे बाप रे, तो सर बहुत बड़ी डेफिनेशन लिखवा दिया। अरे नहीं मेरे बच्चों, ऐसा पढ़ा दूंगा कि आज के बाद तुमको 245 एकदम याद हो जाएगा। 245 क्या कहता है? 245 कहता है सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान में जो दूसरे प्रोविजंस हैं, जो दूसरे उपबंध हैं, उनके रहते हुए, मतलब 245 जो है दूसरे कानून जो संविधान में बताए गए हैं उसके सब्जेक्ट टू है, उसको ओवरराइड नहीं कर रहा है, मतलब वो है तो हम हैं। समझ में आ रही है? एक सामंजस्य बिठा रहा है। कह रहा है द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, पार्लियामेंट कानून बना सकती है पूरे देश के लिए, फॉर द होल, और या देश के किसी एक हिस्से के लिए, ठीक है। और पार्लियामेंट जब इस तरह के कानून को बनाएगी तो वह कानून केवल इस आधार पर अवैध घोषित नहीं कर दिया जाएगा कि वह कानून एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन का है। बेटा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन क्या होता है भाई? यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट को कानून बनाने के लिए कुछ विषय दिए गए हैं। अब 245 कह रहा है पार्लियामेंट जब कानून को बनाएगी तो कानून को बनाने में पूरे देश या देश के किसी एक हिस्से के लिए कानून बना सकती है, और यदि वो कानून इन विषयों के बाहर भी चला जा रहा है तो निश्चित रूप से वो कानून इनवैलिड नहीं होगा। यदि नहीं जोड़ा हूं अभी, यदि समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ये डिक्लेरेशन है पार्लियामेंट के लिए। भाई पार्लियामेंट कानून बनाएगी तो कानून बनाने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। 245 दे रहा है शक्ति, क्यों? 245 कानून बनाने की शक्ति दे रहा है। अब ये कह रहा है कि आप यूनियन लिस्ट के बाहर भी जा सकते हैं। अब हम लोगों ने 7वीं अनुसूची में पढ़ा कि यार यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट के बाहर तो जा ही नहीं सकती केंद्र और राज्य सरकार। 245 कह रहा है कि आप जा सकते हैं बशर्ते क्या है, मैं बेयर एक्ट से तुम्हें बताना चाहता हूं ताकि मेरे बच्चे जब भी बेयर एक्ट पढ़ें उन्हें यह बात ध्यान में रहे। मैं क्यों बेयर एक्ट बार बार रेफर करता हूं? कि मेरे बच्चों को भी आदत पड़ सके। समझ में आ रही है बात? अगर तुम लोग के पास बेयर एक्ट है तो प्लीज उसे खोल लेना और एक बार 245 को मेरे साथ पढ़ना, ठीक है बच्चों? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, Parliament may make laws for the whole or any part of the India, and the legislature of the state may make laws for the whole or any part of the state. No law made by the parliament or state shall be invalid on the ground that it would have extra territorial operation. समझ में आई बात? तो 245 पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को यह पावर दे रहा है। यहां स्टेट लेजिस्लेचर जोड़ लो, दोनों को यह पावर दे रहा है कि बना लो कानून, या तो पूरे राज्य के लिए, राज्य के एक भाग के लिए, पूरे देश के लिए, देश के एक भाग के लिए, और अगर बाहर भी चले जा रहे हो तो कोई बात नहीं, बशर्ते। व्हाट डज दिस मीन बशर्ते आपकी ये जो पावर है
लॉ मेकिंग की बेटा, इट शुड बी सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शुरू में ही लिखा है, मतलब जब आप बाहर जाने की आपको अनुमति दी जा रही है तो चले जाओ, लेकिन जो दूसरा विषय है उसको ध्यान में रख के। दूसरा विषय क्या है, यहां अगर लिखूं, दूसरा विषय है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दूसरा विषय है फंडामेंटल राइट, दूसरा विषय है अदर प्रोविजन। मतलब और जो लिमिटेशन दी हुई है उसका ध्यान में रखते हुए चले जाओ, कोई बात नहीं। अब आप कहेंगे सर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। आप एक तरफ बता रहे हैं कि पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट को, पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट के बाहर भी कानून बना सकती है। कैसे संभव है सर? तब 7वीं अनुसूची का क्या मतलब है मैं बताऊंगा। और बात केवल पार्लियामेंट की नहीं है, बात स्टेट लेजिस्लेचर की भी है, स्टेट लिस्ट की भी है कि ये इसके बाहर जाके कानून बना सकते हैं। और उसके बावजूद 7वीं अनुसूची बिल्कुल वैलिड है, उसके बावजूद भाग 11 भाग 12 बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, यही तो खूबसूरती है लॉ की, यही टेक्निकलिटी तो दूसरे बच्चे पीडीएफ से नहीं पढ़ पाएंगे। और मेरे साथ मेरा बच्चा जो मेहनत कर रहा है रेगुलर, वो इन टेक्निकलिटीज को बड़ी खूबसूरती से लिख लेगा। पहले बताएगा 7वीं अनुसूची भाग 11 भाग 12, उसकी पॉलिसी बताएगा, और फिर क्या बताएगा कि पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर बाहर भी जा सकती है। अब दूसरा बच्चा तो ये समझ नहीं सकता जिसने कॉन्सेप्ट समझा नहीं, लेकिन मेरे बच्चे ने फिलॉसफी समझी है। चलो, और ये जो सारे इंपॉर्टेंट विषय हैं ये केस लॉ के माध्यम से आपके साथ मैं साझा करूंगा। जो इंपॉर्टेंट लीडिंग केस लॉज हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कब क्या कहा। चलो, इतना समझ में आया कि नहीं? नहीं आया अपने क्वेश्चंस को लिख लेना, मुझसे पूछ लेना। अब ये जो बाहर जाने का विषय है, चाहे स्टेट लिस्ट से चाहे अपना यूनियन लिस्ट से, इसे कहते हैं बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सेस। ठीक है, 36 संबंध का सिद्धांत। कितनी टेढ़ी हिंदी है। इंग्लिश में कहते हैं इसे डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सेस। अब डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो समझ लो क्या है। वेट, भाई चेक करते रहना है ना, प्रॉपर रिकॉर्डिंग तो हो रही है। चलो, अब डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सेस को समझने के लिए तुम्हें समझना होगा कुछ इंपॉर्टेंट विषय, और ये डॉक्ट्रिन ही केवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है बात? वेट, चलो डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सेस को समझते हैं। अनुच्छेद 345 यह कहता है किसी राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। पहला पॉइंट, इसका तात्पर्य यह है कि राज्य की विधायी शक्ति का विस्तार राज्य क्षेत्र तक ही सीमित है। समझ में आ रही है बात? भाई जो 245 कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्लियामेंट है, ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ये अपने संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। इसका मतलब हुआ ये अपनी टेरिटरी के लिए ही कानून बनाएंगे। ये तो सामान्य नियम है। एपी सर कह रहे हैं कि टेरिटरी के बाहर भी बना सकते हैं। अब हुआ क्या विषय है, किंतु इस सामान्य नियम का एक अपवाद भी है। यही एपी सर कह रहे थे। नॉर्मल नियम तो यहां तक समझ में आया, अपवाद समझना है। वो अपवाद क्या है बेटा? वो अपवाद है राज्य द्वारा बनाई गई विधि भी राज्य क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में लागू हो सकेगी यदि राज्य और उस विषय वस्तु से कोई संबंध हो जिसके ऊपर वह विधि लागू होती है। इसे 36 संबंध का सिद्धांत कहते हैं। समझना मेरी बात को। कहने का मतलब है, अगर मैं केवल उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लूं, आप कहेंगे साहब आप तो बस सर उत्तर प्रदेश करते हैं। अरे कोई और प्रदेश ले लो, आशुतोष शर्मा का राजस्थान ले लूं,
बताओ। चलो भाई, आशुतोष शर्मा के राजस्थान की बात करते हैं। अब सामान्य नियम ये है कि राजस्थान गवर्नमेंट, ये पूरा राजस्थान है, इसके लिए कानून बनाएगा। एपी सर कह रहे हैं कानून बनाने की जो शक्ति उसे भाग 11, 12 अनुसूची 7 ने दी है, वो इस टेरिटरी के लिए दी है। लेकिन हो सकता है इस टेरिटरी के बाहर जाके भी वो किसी सब्जेक्ट के लिए कानून बना सके, और ये बेटा एक एक्सेप्शन है। इस एक्सेप्शन के लिए दो विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। वो विषय कौन से हैं? वो विषय ये है कि जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए उस स्टेट के पास पावर है कानून बनाने की, यदि उस सब्जेक्ट मैटर को एड्रेस करते हुए, उस पर कानून बनाते हुए, कानून कुछ इस तरीके का बन जाए साहब, जहां उस कानून का जो एनफोर्समेंट है राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश में भी आ जाए। आप कहेंगे ले भैया आ गए उत्तर प्रदेश, क्यों? वो सब्जेक्ट मैटर ऐसा है जिसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट एम्पावर्ड है। अब दिक्कत की बात यह है, सब्जेक्ट मैटर ऐसा है जो राजस्थान में भी है, यूपी में भी है। अब राजस्थान गवर्नमेंट को आप केवल इसलिए नहीं रोक सकते हैं कि आप केवल, मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है ना, आप केवल इस पोर्शन के लिए जिसे हम कहते हैं राजस्थान ही बना सकते हैं। अरे भाई, इसके लिए कानून बनाने के लिए जब अधिकृत किए हो, और ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये ऐसा फैला हुआ है कि यूपी तक चला गया है, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं तुम्हें समझाऊं, ध्यान से समझना। भारत 1950 में आजाद हुआ। 1950 के आजाद होने के तुरंत बाद पंडित नेहरू की सरकार ने सोशलिज्म के सपने को सच करने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी को कमजोर करना शुरू कर दिया, डाइल्यूट। और इस डाइल्यूट को करते करते पंडित नेहरू सरकार ने तमाम कानून बनाए। उनमें से एक कानून का नाम है जमींदारी एबोलिशन एक्ट। अब चूंकि सभी देश में और सभी प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार थी, तो तमाम जो राज्य सरकारें थी बेटा, उन्होंने भी अपने प्रदेश में कानून बनाए भूमियों को छीनने का। अब ये भूमि बेटा 1950 के बाद जमींदारों के पास थी, रॉयल फैमिलीज के पास थी, हजारों एकड़। अब जो विषय मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं उसे ध्यान से समझना। अब फर्ज करो स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान में ज्यादातर राजा थे, राजपूत थे। स्टेट ऑफ राजस्थान एक कानून बनाता है और कहता है अगर किसी जमींदार या किसी राजा के पास 100 एकड़ से ज्यादा भूमि होगी तो उसे खींच लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, स्नैच कर दिया जाएगा और गरीबों में वितरित कर दिया जाएगा। अब दिक्कत यह थी, सोशलिज्म को सच करना था, तो इस कानून को वैधता मिल गई। भाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, समाजवाद है, लोगों का भला करना है, सामाजिक न्याय करना है, भारत की प्रस्तावना सामाजिक न्याय की बात करती है, तो ये कानून ठीक है। अब दिक्कत क्या हुई बेटा, सामाजिक न्याय को चरितार्थ करने में एक मिस्टर ए थे, उनकी जो जमीन थी 500 एकड़, वो राजस्थान में थी, और ये राजस्थान के राजा थे, राजपूत थे। इनकी जो जमीन थी बेटा 100 एकड़, ये यूपी में भी थी, और इनकी जमीन बेटा 100 एकड़ दिल्ली में भी थी। अब राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या कानून बनाया, अगर किसी व्यक्ति के पास 550 एकड़ से ज्यादा जमीन रहेगी, ये सब एग्जाम्पल है, सच मत मान लेना, अगर किसी व्यक्ति के पास 550 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो उसकी जमीनों को खींच लेंगे। राजस्थान सरकार को पता चलता है ये जो मिस्टर ए हैं इनके पास 700 एकड़ जमीन है,
और राजस्थान गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो 500 एकड़ ज़मीन है इसमें से ज़मीन को 150 एकड़ ले लेती है, क्योंकि परमिसिबल लिमिट 550 थी, इनके पास टोटल कितनी थी 500, 600, 700, 550 माइनस कर दो, जितने की परमिशन थी तो बचा 150। राजस्थान गवर्नमेंट 150 ले लेती है। मिस्टर ए को बहुत गुस्सा आती है, ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कहते हैं साहब कानून क्या था, कानून यही था ना कि राजस्थान में जिसके पास, राजस्थान सरकार 550 एकड़ से ज़मीन अगर ज़्यादा होगी तो आपकी ज़मीनों को ले लेगी। आप बताइए मेरे पास कितनी ज़मीन थी राजस्थान में, कोर्ट कहेगी 500। फिर मिस्टर ए कहेंगे आपने इस देश में संविधान को बनाया, संविधान कहता है अनुसूची 7 के माध्यम से कि राज्य केवल उन्हीं विषयों पर कानून बनाएंगे जिनके लिए राज्य सूची में उनके पास फ्रीडम है। अब राजस्थान केवल राजस्थान के लिए ना कानून बनाएगा, यूपी और दिल्ली के लिए भी बना देगा, तो आप राजस्थान को क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट बना देते हैं। कोर्ट तब कहेगी, कोर्ट क्या कहेगी अब समझना, जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है, कोर्ट कहेगी 245 राजस्थान को लॉ बनाने की शक्ति देता है, और यदि इस लॉ बनाने की शक्ति के दौरान, भाई लॉ बना है तो कुछ इसके ऑब्जेक्टिव होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, अगर इन ऑब्जेक्टिव्स के फुलफिलमेंट में ये लॉ राजस्थान से बाहर भी चला जाता है तो वो लॉ वैलिड होगा। समझ में आ रही है बात, यही है आर्टिकल 245। ये जिस डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस की बात कर रहा हूं, टेरिटोरियल मतलब क्या, एरिया, नेक्सस मतलब क्या, रिलेशन। जिस एरिया के लिए सरकारें कॉम्पिटेंट हैं उसके लिए वो कानून बना सकती हैं, भले वो कानून उस एरिया से जंप मारकर दूसरे एरिया में चला जाए, शर्त केवल इतनी है जो रिलेशन है वो इस्टेब्लिश होना चाहिए। ये जो मिस्टर ए की ज़मीन छीनी गई 150 एकड़, रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ कि नहीं हुआ, बताओ सोच के। अगर बेटा रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है देन सच लॉ विल बी वैलिड, और यही तो 245 कह रहा है। 245 कह रहा है अगर किसी लॉ का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है तो सामान्यतः तो यह इनवैलिड होगा अनुसूची 7 के माध्यम से, लेकिन 245 कह रहा है ये इनवैलिड नहीं होगा अगर प्रॉपर रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। किसके किसके बीच, वो रिलेशन इस्टेब्लिश होगा लॉ और सब्जेक्ट मैटर। लॉ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर लॉ, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से जो सामान्य नियम है 7वीं अनुसूची का उसे आप ओवरराइड कर सकते हैं। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा तुम लोग बताओगे कैसे, आदत तो मेरी यही है बताओ बताओ, तो मैं फिर लाइव कमेंट देखता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, ये अनअकैडमी पर ही पॉसिबल है कि अलग अलग माध्यमों से अलग अलग अनुभवों के साथ आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस को डिस्कस करते हैं। बिना केस लॉ के संविधान अधूरा है। उन्नीस सौ 48 का एक प्रीवी काउंसिल का मैटर तुम लोगों को बताता हूं। देश आजाद नहीं हुआ था, संविधान बन रहा था, ठीक है ना। वेलेस बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर 1948 में क्या हुआ, एक ब्रिटिश कंपनी थी और एक भारतीय फर्म थी, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी एंड इंडियन फर्म, इन दोनों के बीच पार्टनरशिप थी। और ये अपने बिजनेस ट्रेड को कर रहे थे, ठीक है। अब दिक्कत क्या हुई, इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी ने इस ब्रिटिश कंपनी पर टैक्स लगाया।
ठीक है, और कहा आपने इस देश से जो एनुअल प्रॉफिट किया है उस पर आप टैक्स दीजिए। ठीक है, भारतीय आयकर अधिकारियों ने कंपनी की समस्त आय पर आयकर लगाया, वही जो एनुअल प्रॉफिट है। अब कंपनी ने कहा साहब ऐसा है, देश आजाद हो गया है लेकिन आपको शायद कानून की जानकारी नहीं। इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी भारत के लोगों के लिए जिम्मेदार है। वो भारत के लोग, भारत की कंपनी, भारत का ट्रेड, भारत का ऑक्यूपेशन, भारत के प्रोफेशन पर टैक्स लगा सकती है। हम कौन? हम ब्रिटिश कंपनी हैं। हम कौन? हम अंग्रेज हैं। हम कौन? इंग्लैंड में स्थापित हैं। भारत की कंपनी इंग्लैंड की रजिस्टर्ड कंपनी पर कैसे टैक्स लगा सकती है? शायद आपने अपने यहां के कानून का अध्ययन नहीं किया है। प्रीवी काउंसिल ने कहा, प्रीवी काउंसिल ने कहा ब्रिटिश कंपनी और इंडियन फर्म का पार्टनरशिप थी। समझना मेरी बात का, जो इनकम टैक्स एक्ट है उसका बेटा बेसिक पर्पस क्या है? सब्जेक्ट मैटर समझ लो। सब्जेक्ट मैटर है प्रॉफिट या इनकम पर टैक्स लगाना। अब ब्रिटिश कंपनी जो थी उसने व्यापार कहां किया? भारत में किया। किसके साथ किया? भारत की फर्म के साथ किया। कहां के लोगों से किया? भारत के लोगों से किया। पैसा कहां ले गई? ब्रिटेन ले गई। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि भाई साहब आपने इस देश से प्रॉफिट कमाया है, इस देश में बिजनेस किया है, अगर इस देश में बिजनेस करोगे, प्रॉफिट करोगे तो टैक्स तो देना पड़ेगा। और हूबहू सेम जजमेंट, सेम फिलॉसफी, सेम फंडामेंटल आज भी लागू होती है। प्रीवी काउंसिल का ये जो 1948 का जजमेंट था टैक्सिंग स्ट्रक्चर को लेकर, आज भारत में अगर हजारों मल्टीनेशनल कंपनी इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी को टैक्स देती हैं तो ये 1948 के वेलेस बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर और जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ रहे हैं उस वजह से देती हैं। प्रीवी काउंसिल ने क्या कहा, ध्यान से समझना। प्रीवी काउंसिल ने कहा जो ये क्षैत्रिक संबंध है, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सेस के आधार पर कर को विधिमान्य घोषित कर दिया। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सेस के आधार पर जो टैक्स इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी ने ब्रिटिश कंपनी पर लगाया था, कहा वो वैलिड है। और प्रीवी काउंसिल ने कहा चूंकि कंपनी की अधिकांशता आय भारत क्षेत्र से आती थी, मेजॉरिटी ऑफ द इनकम वर फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसलिए अतएव भारत से उसका यह संबंध उसे भारत में स्थिति मानने के लिए पर्याप्त था। कहने का मतलब है कि इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी या इंडियन इनकम टैक्स इंडिया के लिए कानून बना सकता था। अब वो ब्रिटिश कंपनी को के ऊपर टैक्स लाद रहा है। कहने का मतलब है जिस पर्पस के लिए इंडियन इनकम टैक्स एक्ट का निर्माण हुआ कि वो टैक्स लगाएगा, उसका डायरेक्ट संबंध है कि नहीं इस ब्रिटिश कंपनी से? भैया तुम इस देश से प्रॉफिट कमा रहे हो ना, और अगर 100% में से 50, 60, 70% प्रॉफिट तुम इस देश से कमा रहे हो तो ये मेजॉरिटी ऑफ द इनकम हो गया ना भाई। 5, 10, 15% कमाते कोई बात नहीं होती, चल जाता काम। अगर आप अधिकांशता अपना आपका जो प्रॉफिट है वो इस देश से, आपकी जो आय है वो इस देश के बिजनेस से आती है, तो निश्चित रूप से ये जो सफिशिएंट नेक्सेस है ये स्टैब्लिश हो गया। हुआ कि नहीं बेटा? हुआ, बताओ। पहले से बेटर हुई कि नहीं? क्लियर अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है ना बात? तो सफिशिएंट नेक्सेस और डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सेस का जो सिद्धांत है यूनियन और स्टेट लिस्ट को लेकर, इसे समझ लो। कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस को पढ़ लो मेरे साथ, निश्चित रूप से इस टॉपिक को आत्मसात कर लोगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, इस केस को याद करो ना करो तुम्हारी श्रद्धा, एग्जाम्पल को याद रखो। स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम आरएमडीसी, मुझे जहां तक याद है ये केस 1957 का है। स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम आरएमडीसी में क्या हुआ बेटा, एक न्यूज़पेपर था, बड़ा इंटरेस्टिंग है। न्यूज़पेपर निकलता तो था बेंगलोर से साहब, पब्लिश होता था, प्रिंट होता था बेंगलोर से, फिर बॉम्बे आ जाता था और इसका वाइड सर्कुलेशन था बॉम्बे में, खूब लोग पढ़ते थे। अपने
कस्टमर्स की रीच को बढ़ाने के लिए बेंगलोर के इस न्यूज़पेपर ने, जो बेंगलोर से प्रकाशित होता था, इसने एक प्राइस कंपटीशन रखा। होता है ना, दैनिक जागरण में कूपन वगैरह काटते हैं, फिर हम लोगों को बड़े सुंदर सुंदर कप मिलते हैं। उसी ये जो व्यवस्था है बहुत पुरानी है। तो प्राइज और लॉटरीज रखी और लोगों ने जमकर इस पब्लिकेशन को, पेपर को खरीदा। अब बड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ इससे। अब बॉम्बे टैक्सिंग अथॉरिटी ने आरएमडीसी के ऊपर टैक्स लगाया। भाई कमाई हुई है तो टैक्स दो की नहीं। आरएमडीसी ने क्या कहा कि अगर हम टैक्स के लिए लायबल हैं तो बेंगलोर टैक्सिंग अथॉरिटी के लिए लायबल हैं। क्यों भाई? हमारा पब्लिकेशन कहां से हो रहा है? हमारा पब्लिकेशन बेंगलोर से हो रहा है, हमारी प्रिंटिंग बेंगलोर से हो रही है। बंबई तो बस एक जगह है जहां हम अपना वितरण कर रहे हैं। बंबई जैसे तो न जाने हम कहां कहां वितरण कर रहे हैं साहब। कोर्ट ने कहा नहीं। कोर्ट ने कहा कि आप अपनी मेजर जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बॉम्बे से विड्रॉ कर रहे हैं। आपका जो सर्कुलेशन है, जो बिजनेस है, वो बॉम्बे से है। इसलिए स्टेट ऑफ बॉम्बे के पास ये अधिकार है कि आपके ऊपर टैक्स लगाया जा सके और आप इस टैक्स से बच नहीं सकते हैं। एक बार पढ़ लिया जब मैं क्या लिख कर लाया हूं, फिर इसका कुछ आगे भी एक्सपेंशन है वो बताऊंगा। वो हर चीज़ लिख के नहीं लाता। स्टेट ऑफ बॉम्बे के मामले में एक अधिनियम के अधीन बंबई राज्य को लॉटरी और इनामी विज्ञापनों पर कर लगाने की शक्ति प्राप्त थी। वही जो लॉटरी वगैरह निकल रहा था। यह कर टैक्स उस समाचार पत्र पर भी लगाया गया जो बेंगलोर से प्रकाशित होता था, किंतु बंबई राज्य में उसका प्रसारण था। क्यों? प्रकाशित बेंगलोर से, प्रसारण कहाँ से? बंबई में। प्रकाशित बेंगलोर, प्रसारण बंबई। प्रत्यर्थी इस समाचार पत्र के द्वारा इनामी लॉटरी चलाता था। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि समाचार पत्र पर कर लगाने के लिए उचित क्षेत्रीय संबंध विद्यमान था। जिस सब्जेक्ट मैटर पर बॉम्बे टैक्सिंग अथॉरिटी को टैक्स लगाने का हक था, भैया वो सब्जेक्ट मैटर तो प्रेजेंट था ना। अब बॉम्बे, अगर सामान्यतः तुम आर्टिकल 245 से स्टेट ऑफ बॉम्बे की पावर को इवेल्युएट करोगे तो तुम कहोगे केवल बॉम्बे के लिए कानून बनाएगा। अब ये अपने कानून से बेंगलोर में स्थापित एक संस्थान पर भी टैक्स लगा दे रहा है। लेकिन अब चूंकि बेटा सफिशिएंट नेक्सेस है, 36 संबंध है, तो अब 36 संबंध स्थापित कर लोगे तो व्हाट कैन यू डू? तुम बताओ। अगर सफिशिएंट नेक्सेस स्थापित हो गया तो निश्चित रूप से आप अपनी बाउंड्रीज, अपनी रेस्ट्रिक्शंस, अपनी प्रोहिबिशन से बाहर जाकर भी कानून बना सकते हैं, मतलब कानून को लागू कर सकते हैं। कितनी खूबसूरत डॉक्ट्रिन है। आज जब हम लोगों ने 12 नवंबर को सेंटर स्टेट रिलेशन पे अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस एक साथ प्रैक्टिस किए, 100-150 बच्चों ने मिलकर, उसी दिन हमने सेंटर और स्टेट रिलेशन से जुड़े जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, which we called as doctrine of territorial nexus, आर्टिकल 245, आर्टिकल 246 पर मेंस की भी तैयारी कर ली। क्यों? अभी करेंगे, अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर इस सामंजस्यपूर्ण तरीके से हम अपनी तैयारी 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, क्या जल्दी है यार, अगर हम करते रह गए तो निश्चित 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 रूप से जिन भी टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, जिन भी टॉपिक्स को हम समझेंगे, उसमें हमें एक, जिसे कहते हैं कि हम एकदम पार पे जाकर, वी विल फाइंड आवर सेल्फ एट पार। ठीक है ना? और मैं हमेशा कहता हूं, क्या कहता हूं? जिन भी टॉपिक्स को पढ़ो बेटा, उन्हें जस्टिफाइड करने की क्षमता रखो। फॉर इंस्टेंस, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, आपने 150 टॉपिक पढ़ लिए। अब 150 टॉपिक में आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने 10 टॉपिक बताने की हालत में नहीं है। मतलब जो रटे हो बस वही बताओगे, जैसे ही क्रॉस क्वेश्चन होगा जय जय सीताराम। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर हम सेंटर स्टेट रिलेशन को पढ़ रहे हैं तो क्यों ना उसको ऐसा पढ़ा जाए। क्यों? कि अपनी एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा, अपना कॉन्सेप्ट, अपनी फिलॉसफी, अपना विजन, इन सब के साथ, एक समग्रता के साथ केंद्र और राज्यों के बीच अपनी समझ को डेवलप कर लिया जाए।
और उस समझ को डेवलप करने के लिए ये जो दोनों केस लॉज हैं, एक अपना आरएमडीसी हो गया, इसको आरएमडीसी के नाम से याद कर लो, ठीक है ना बेटा, और दूसरा वो जो वेलेस वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर है। इसके अलावा दो और केस लॉ है, एक पंजाब हरियाणा को लेकर है, गुजरात को लेकर है। मैं लिख दूं यहां पे, कल जब हम लोग मिलेंगे तो दो और स्टेट थी, पंजाब और गुजरात, जहां पर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर और कोर्ट की पावर के बीच सामंजस्य की बात की गई। कहा गया कि जो लेजिस्लेचर है वो बड़ा ताकतवर है, संप्रभु है कानून बनाने के लिए, और वो इतना संप्रभु है कि जो न्यायालय ने पूर्ववर्ती कोई निर्णय दिए हैं उसे पलट सके। लेकिन केवल आपके पास ये ताकत आने से कि आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में किसी लॉ को पास कर दें, इसका यह मतलब नहीं है कि आप ब्लाइंडली कोर्ट ऑफ लॉ के हर जजमेंट को कह दें मत मानो। हुआ था हरियाणा में कानून आया, उसमें कहा गया असिस्टेंट कलेक्टर को मत मानो, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया डिसओबे कर दो, डिसरिगार्ड कर दो। कोर्ट बड़ी नाराज हुई, कोर्ट ने कहा मजाक नहीं चल रहा है, इस देश में संघात्मक व्यवस्था है और संघात्मक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदारी कोर्ट के कंधों पर है, बताया था ना मैंने। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस है, इसमें भले आप जंप कर सकते हैं अपनी विधायी शक्तियों से, यूनियन और स्टेट लिस्ट से, लेकिन जंप करने का ये मतलब नहीं है कि न्यायालय के क्षेत्र में अतिक्रमण करेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और निश्चित रूप से वेट, मैं देखता हूं कितना समय है अपने पास, उस हिसाब से अपन काम करेंगे, ठीक है। अभी तो समय हो गया है, कोई बात नहीं। तो निश्चित रूप से जो संघ और राज्यों का संबंध है उसके तमाम डायमेंशंस को हम लोग खत्म करेंगे कल। उसमें कोर्ट के दो और इंपॉर्टेंट जजमेंट हैं, और जो बैलेंस है कोर्ट ऑफ लॉ और लेजिस्लेचर की ये जो पावर है कि जंप कर सके 7th शेड्यूल और यूनियन और स्टेट लिस्ट से, उन दोनों के बीच का। क्योंकि बेटा देखो, भारत का संविधान बेसिकली सामंजस्य स्थापित करता है। अगर सामंजस्य स्थापित नहीं करता तो तुम्हें क्या लगता है हम सक्सेसफुल हो पाते? अरे हम तो अनसक्सेसफुल रहते, दुनिया के तमाम देशों की तरह, पाकिस्तान की तरह, लीबिया की तरह, इराक की तरह, नॉर्थ कोरिया की तरह, चाइना की तरह। क्यों? लेकिन हम कहते हैं हमारे देश में सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। तो चलो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज वापस दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। खूब एंजॉय करो, इस लेक्चर को पढ़ लो, भगवान की पूजा करो, पटाखे जलाओ, थोड़ी सावधानी से जलाना, और रंगों के इस त्योहार में तुम्हारे जीवन में नए नए रंग आए। रंग मतलब रोशनी के रंग, होली वाले रंग नहीं। और निश्चित रूप से अगली दीपावली तक तुम सभी सफल हो जाओ। इससे पवित्र संकल्प क्या हो सकता है आज दीपावली के लिए? और दीपावली के लिए तो कहा जाता है जो काम दीपावली में करोगे वो साल भर करोगे। तो अच्छा है वो जो शाम वाली पूजा होती है उसके बाद मेरा लेक्चर देखना, तो एक साल तक एपी सर के साथ जुड़े भी रहोगे और पढ़ते भी रहोगे। क्यों? चलो इसी के साथ तुम सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। कल हम लोग वापस मिलेंगे, 1 से 2 का समय रहेगा। कल भी वर्जन रिकॉर्डेड रहेगा 14-15 का, 16 से जिस तरह हम लोग ऑनलाइन मिलते थे मिलते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार तुम सभी को, तुम्हें, तुम्हारे घर वालों को, देशवासियों को दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं, ठीक है बेटा। चलो थैंक यू सो मच।